नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजी की जो मेरे चैनल पर आप पहली बार देखेंगे। और इस स्ट्रैटेजी में मैंने पहली बार यूज़ किया है पब्लिक शीट्स में ऐप स्क्रिप्ट, जिससे कि गूगल शीट को यूज़ करना ईजी पीजी मतलब बहुत ही आसान हो गया है। और फिर हम देखेंगे कि बैक टेस्टिंग से क्या रिजल्ट्स आए, जिसमें XIRR 20% का हमें देखने को मिला। और फिर मेरी गूगल शीट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जिससे आप पूरी ट्रैकिंग कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी की, कब बाय किया, कब सेल किया, कब एवरेजिंग करनी है, सब कुछ A to Z वो वाली गूगल शीट दिखाऊंगा आपको। सो इस स्ट्रैटेजी में हम करते क्या है, बेसिकली क्विकली आपको बता दूं, पूरी डिटेल में अभी बताऊंगा, बट उसकी समरी ये है कि वी बाय सम ETFs व्हेन दे आर राइजिंग, यानी कि जब कोई ETF राइज कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होता है, तो उस मोमेंटम की पावर को यूज करने के लिए हम वो ETFs बाय करेंगे जो राइज कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। साथ में हम बाय करने वाले हैं वो ETF जो फॉल कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। अब ये कैसा कॉम्बो है, ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है टेनेट होमा वीकली कैंडल, जो कि इंस्पायर्ड है मेरे गुरुजी महेश चंद्र कौशिक जी द्वारा। तो उनके वीडियो पे बेस्ड मेरी ये स्ट्रैटेजी है। उनको वीडियो को मैंने अच्छे से स्टडी किया, फिर उसके बाद उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके सारे रूल्स लगा के बैक टेस्टिंग करी, और उसके बाद क्या रिजल्ट्स आए वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। तो इसका एवोल्यूशन थोड़ा समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी का। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मोनाहिसा होमा जी, जिन्हें गॉड ऑफ ट्रेडिंग कहा जाता है, और इनका इंट्रोडक्शन मुझे महेश सर ने कराया था अपने वीडियो द्वारा, मतलब मुझे क्या, हम सबको कराया था। तो मोनाहिसा होमा जी जो थे, उन्होंने अपनी राइस ट्रेडिंग से ऐसी चीजें निकाली थी जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा पाए थे, और वही चीजें आगे जाके जापानीज लोगों ने कैंडल के फॉर्म में यूज करना शुरू किया और उन्होंने भी बहुत पैसे कमाए। तो उसी के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी है। तो उसका ज्ञान लिया महेश सर ने उनकी बुक द्वारा, और मैं महेश सर को अपना ट्रेडिंग गॉड मानता हूं क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और फिर महेश सर की वीडियो और बुक द्वारा मैंने जो सीखा उसका सारांश आप आज वीडियो में देखेंगे। प्लस मैंने कुछ सीखा टेनेट मूवी के क्लाइमैक्स से। अब आप सोचेंगे टेनेट मूवी क्या है, इसका क्लाइमैक्स क्या था, ऐसा क्या था इसमें सीखने के लिए। चलिए उसकी बात करते हैं कि जो टेनेट मूवी थी वो 2020 में आई थी। मूवी देखने जाएंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन डोंट वरी, आपको इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए मूवी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने एक इंस्पिरेशन की तरह लिया है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो टेनेट मूवी के क्लाइमैक्स में क्या होता है, उसमें होती है एक रेड टीम जो मूव करती है टाइम के डायरेक्शन में, और एक होती है ब्लू टीम जो मूव करती है टाइम के अगेंस्ट, और दोनों का गोल सेम है, मतलब एक ही गोल के लिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन एंड गोल दोनों को एक ही मीट करना है। तो इससे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ट्राई करें अपने स्ट्रैटेजी में, क्योंकि जो ETFs होते हैं वो बुलिश भी हो सकते हैं और कभी वो बेयरिश भी हो सकते हैं। तो क्या होगा अगर हम जब वो बुलिश हैं तब उन्हें बाय करें तो क्या रिजल्ट आएंगे, और जब वो बेयरिश हैं तब बाय करें तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो ये बैक टेस्टिंग करते करते मैंने एक कॉम्बो बनाया, उसकी आपको पूरी बैक स्टोरी बताता हूं ताकि आपको पता चले ये स्ट्रैटेजी डेवलप कैसे हुई। ठीक है, तो हम बनाएंगे रेड टीम जो कि फॉलो करेगी बियरिश वीकली कैंडल को, और एक होगी ग्रीन टीम जो फॉलो करेगी वीकली बुलिश कैंडल को। तो कैंडल्स का थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दूं कि कैंडल्स होते क्या हैं। तो कैंडल्स की बात करूं तो थोड़ा कैंडल आपको बता दो होता क्या है, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं कैंडल्स के बारे में। तो बुलिश कैंडल क्या होती है, जो भी ओपन प्राइस होगा किसी ETF का और जो क्लोज प्राइस होगा, उन दोनों को कंपेयर करें। अगर ओपन प्राइस नीचे है और क्लोज प्राइस ऊपर है तो वो कहलाती है एक बुलिश कैंडल, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ उसका प्राइस मूव हुआ है तो वो बुलिश हो गई। उसी तरह ऑपोजिट हो जाए कि ओपनिंग प्राइस तो ऊपर था लेकिन क्लोज होते होते वो नीचे आ गया, तो वो होती है बेयरिश कैंडल। अब ये कई टाइम फ्रेम्स में आप देख सकते हैं, डेली में, वीकली में, मंथली में, और बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, मिनट्स में, 5 मिनट्स में, बहुत कुछ। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे वीकली वाली कैंडल कि वीक के ओपन प्राइस क्या थे और वीक का क्लोजिंग प्राइस क्या था। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि वो बुलिश कैंडल थी या बेयरिश कैंडल थी, और फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे इसमें। तो आइए आगे समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। और ये जो आइडिया है कि 2 टीम्स हमें बनानी चाहिए, ये रैंडमली नहीं आया मुझे, इसके पीछे भी और स्टोरी है। आज मैं आपको पूरी स्टोरी समझाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए आई डोंट केयर। जो लोग सीरियसली मेरा वीडियो देखते हैं वो लंबा वीडियो भी माइंड नहीं करेंगे, और जिन्हें पसंद नहीं है वो छोटे वीडियो में भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से इसे डेवलप किया है, और मैंने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है कल इसको यूज करना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने यूज किया, शीट को कैसे यूज करना है। तो आइए बात करते हैं कि ये 2 टीम्स का आइडिया मुझे आया कहां से। तो महेश सर ने हमें 2 मेथड्स बताए थे अपने वीडियो में।
एक तो था मंथली बुलिश कैंडल, जो कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर हम स्टॉक्स का मंथली कैंडल देखें और जब वो बुलिश हो उन्हें बाय करें और फिर सेल कर दे जब टारगेट आए, तो वो होता है मंथली बुलिश कैंडल वाला स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बताया था। वही चीज उन्होंने ईटीएफ्स पे वीकली बियरिश कैंडल मोड में बताई थी कि अगर कोई ईटीएफ बियरिश मोड में है, मतलब उसकी जो वीकली कैंडल बनती है वो बियरिश होती है, जिसमें ओपन प्राइस ज्यादा था और क्लोज होते होते वीकली क्लोज होते होते वो नीचे आ गया, यानी कि बियरिश हो गया, तो वहां हम बाय करेंगे। तो इन दोनों को मैंने बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक बना रखी है गूगल शीट जिसका नाम है आविष्कार ऑफ स्ट्रेटेजी। उसमें मैं बहुत सारी बैक टेस्टिंग, बहुत सारे आइडियाज को टेस्ट करता रहता हूं और फिर अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करता हूं। जहां मुझे कुछ फ्रूटफुल निकल के आता है उसकी मैं वीडियो बनाता हूं, जैसे कि आज। तो ये शीट मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है मेरी आविष्कार ऑफ स्ट्रेटेजी गूगल शीट, जो मेरे बैकएंड पे मैं पर्सनल यूज करता हूँ। ये मैंने कोई पब्लिक शीट नहीं बनाई है, सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूँ कि बैकएंड में मैं क्या क्या करता हूँ और क्या क्या चलता रहता है। तो इस वाली स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बात करूँ तो सबसे पहले मैंने बैक टेस्ट किया होमा कैंडल, जो मंथली स्टॉक्स में बुलिश कैंडल हम देखते हैं और बाय करते हैं। तो सर ने बताया था कि हम उसे स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं या बिना स्टॉप लॉस के। तो पहले मैंने स्टॉप लॉस के साथ ट्राई किया, ठीक है। मैंने निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स लिए और उनमें ट्राई किया। तो उसका रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे सारे फिगर्स वगैरह हैं। इस पहली वाली स्ट्रेटेजी को मैंने 5 मंथ्स के लिए बैक टेस्ट किया। उसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनुअलाइज परसेंटेज 9.46% आ रहा था। और ये जो प्रॉफिट ऑन मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट जितने पीरियड में मैंने किया वो था 4.73%। फिर मैंने इसे बिना स्टॉप लॉस के टेस्ट किया, सेम पीरियड के लिए सेम सब कुछ रखा, बस स्टॉप लॉस हटा दिया। और इस स्ट्रैटेजी की डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये मैं आज प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं आपको, दूसरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। मैं सिर्फ बैक एंड स्टोरी बता रहा हूं कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या बैक टेस्ट किया और उसके कैसे डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो बिना स्टॉप लॉस के रिजल्ट आए 12.19%। तो यहां तो क्लियर था कि स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है। तो जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज में कि स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है, यही है वो कारण कि स्टॉप लॉस हमारे प्रॉफिट्स खा जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस हम अवॉइड करते हैं। और बस ये ध्यान रखना है कि जिन चीजों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसे ना हो कि कल जीरो होने के चांसेस हो या फिर डीलिस्ट हो जाए। तो इसलिए जो मैंने ये वाली बैक टेस्टिंग करी थी वो तो टॉप 10 स्टॉक्स में थी। और जो हम आज की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे वो सिर्फ ईटीएफ्स में है। और ईटीएफ्स कितने सेफ होते हैं मैं अपने कई पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। फिर आगे बैक टेस्टिंग मैंने बढ़ाई, मैंने बियरिश कैंडल वाली बैक टेस्ट करी ईटीएफ की, जो वीकली बियरिश कैंडल होती है जिसमें, और उसका पीरियड मैंने ज्यादा लंबा रखा, 24 अगस्त 2023 से लेके 25 मार्च 2025 तक का। उसमें रिजल्ट आए 10.17%। एनुअलाइज रिजल्ट आप देखें यहाँ पे तो 12.67%। और फिर मैंने सोचा कि अगर हम बियरिश कर रहे हैं तो हम बुलिश भी तो कर सकते हैं। तो वो वाली मैंने बैक टेस्टिंग करी, तो उसमें रिजल्ट और बेहतर आए। लेकिन उसमें देखिए सिर्फ प्रॉफिट पे ही मेरा ध्यान नहीं होता, मेरा ध्यान इस पे भी होता है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्लस हमारा जो एलोकेटेड अमाउंट है। हम जब कोई स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं हम एक अमाउंट एलोकेट करके चलते हैं कि ओके 2 लाख टोटल से करूंगा, 3 लाख 5 लाख, जो भी हमारा अमाउंट है वो एलोकेटेड अमाउंट है, वो कितना यूटिलाइज हुआ। अब कोई स्ट्रैटेजी है जो प्रॉफिट अमाउंट दे रही है हमें और परसेंटेज में वो लग रहे हैं कि 16.65% है, लेकिन अगर उसका यूटिलाइजेशन जो यहाँ आप देखेंगे मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट 1,27,000 था और टोटल कैपिटल जो मैंने एलोकेट किया था यहाँ पे वो था 2 लाख रुपीज। तो ये वाला ऑप्टिमाइजेशन भी मुझे देखना था कि ऑप्टिमाइज हो। 2 लाख अगर मैं एलोकेट करके चल रहा हूं तो वो पूरा यूटिलाइज हो, ऐसी भी कोई सिचुएशन आनी चाहिए, नहीं तो कई सारा कैपिटल मेरा पड़ा ही रह जाएगा। और ये जो बैक टेस्टिंग मैंने की है ये उस पीरियड को शामिल करा है इसमें जिसमें निफ्टी 15% तक गिर गया था अभी रिसेंटली, ठीक है। तो अगर इतना गिर गया और सारा मार्केट ही गिर रहा था, ऐसे नहीं कि निफ्टी गिर रहा था, सब कुछ ही गिर रहा था, तो हमारा यूटिलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दिया। तो फिर मैं अपनी बैक टेस्टिंग और आगे लेकर गया, तब मैंने बनाई ये 10-8 वाली स्ट्रेटेजी। अब इसमें 10-8 नाम क्यों है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 2 टीम्स हैं, ग्रीन टीम जो बुलिश कैंडल को फॉलो करेगी और रेड टीम जो बियरिश कैंडल को फॉलो करेगी। क्योंकि मैंने ये देखा कि ओके बुलिश में हमारा कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है लगभग 60%, बियरिश कर रहे हैं तो लगभग 60% के आसपास। तो अगर हम दोनों का ऐसा कोई कॉम्बो बना दें जिससे कि हमारा यूटिलाइजेशन नियर अबाउट 100% कभी तो पहुंचे, ताकि हमारा ज्यादा यूटिलाइज होगा तो हमारा प्रॉफिट अमाउंट भी बढ़ेगा। तो फिर मैंने फीफो में ट्राई किया इसको। फीफो और लीफो क्या होता है आपको पता होगा अगर आप मेरे को ऑलरेडी फॉलो करते हैं। तो फीफो तो बेसिकली जो ब्रोकर में होता है, अगर हमने एक बार बाय किया किसी ईटीएफ को और उसमें वो गिर गया बिना प्रॉफिट आए, हमें दोबारा बाय करना पड़ा और फिर गिर गया, हमें दोबारा बाय करना पड़ा, मतलब मल्टीपल टाइम्स बाय करना पड़ा बिना प्रॉफिट बुक किए। और जब हम फाइनली सेल करते हैं तो उसके एवरेज प्राइस पे जब प्रॉफिट परसेंटेज जो भी हमारा टारगेट है वो निकल के आता है तो हम सेल करते हैं। उसको मैं फीफो कहता हूं, जो ब्रोकर में कन्वेंशनली फॉलो होता है। लेकिन मेरा अपना खुद का लीफो कॉन्सेप्ट है जो मैं कई सारी स्ट्रैटेजीज में यूज करता हूं और यहां आज के वीडियो में भी लीफो ही यूज किया गया है। तो लीफो को थोड़ा सा समझा दो, जो लोग शायद लीफो को जानते नहीं है, जो मे भी आज नए जुड़े हैं या फिर रिसेंटली मेरे चैनल से जुड़े हैं।
सो कॉन्सेप्ट ऑफ LIFO, इसमें होता क्या है, फर्स्ट परचेज एट ₹100। सपोज हमने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, कोई ETF या स्टॉक, यहाँ ETF की बात करते हैं, कोई ETF खरीदा 100 रुपए पे, फिर हमने उसे गिर जाने पर और खरीदा 95 रुपीज पे, फिर भी उसका प्रॉफिट टारगेट नहीं आया, वो और नीचे गिर गया तो हमने खरीदा उसे 90 रुपीज पे। यहाँ सिर्फ ये फिगर जो है एग्जाम्पल के लिए है, ये स्ट्रेटजी से इसे मत जोड़िएगा क्योंकि परसेंटेज वगैरह जो हमने यूज किए हैं स्ट्रेटजी में वो अलग है। यहाँ सिर्फ इजी एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फिगर्स यूज किए हैं, ठीक है। 3 बार हमने परचेज कर लिया अलग अलग प्राइसेस पे गिरते हुए। अब वो जब बढ़ने लगता है तो अगर हम FIFO फॉलो कर रहे हैं तो तीनों का जो एवरेज प्राइस है, जो टोटल क्वांटिटी हमने बाय करी, एक साथ हम बेचेंगे जब हमारा टारगेट आ जाएगा एवरेज प्राइस पे, तो वो हो गया FIFO। LIFO में क्या होता है, थर्ड परचेज हमने 90 रुपीज पे किया था, अब वो बढ़ने लगेगा तो हमारा पहला सेल, ये तीनों सेल में से पहला सेल जो होगा वो हम करेंगे 94 रुपीज पे, और हम मानते हैं कि जो हमने लास्ट वाला बाय किया हम उसी को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 94 पे हो गया। अब ETF और बढ़ता है तो उसका जो हमारा दूसरा सेल होगा वो 99 रुपीज पे, क्योंकि 95 पे परचेज किया था, अब उनसे हम 99 रुपीज पे सेल कर रहे हैं। और तीसरा परचेज फाइनली जब वो और ऊपर बढ़ जाएगा, हमने पहला परचेज 100 पे किया था, उसको सेल करेंगे 104 पे। तो ये जो LIFO का कॉन्सेप्ट है ये हमें काफी हेल्प करता है। अगर कोई ETF नीचे जाके वहां पे रोटेशन देने लगता है कि वो 90 पे जा रहा है, फिर 94 पे आ रहा है, हम सेल करते हैं, वो दोबारा 90 पे गिर गया या उससे नीचे गिर गया, फिर हम बाय करेंगे, फिर सेल करेंगे। ऊपर के लेवल्स तो वहीं रहेंगे, वो बाइंग हमारी वहीं होल्ड रहेगी, लेकिन नीचे हम काफी पैसा रोटेट करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। इसका पूरा वीडियो मैंने एक LIFO कॉन्सेप्ट के वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, स्टॉक के एग्जाम्पल के साथ डेमो दिया था आपको, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो जब हम LIFO फॉलो कर रहे हैं तो हमें गूगल शीट से ट्रैकिंग करनी होती है, क्योंकि ब्रोकर में LIFO का कोई सिस्टम नहीं है, वो तो FIFO ही फॉलो करेगा, तो हमें LIFO के लिए अपनी गूगल शीट की मदद से ट्रैकिंग करनी होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी पावरफुल है, इसलिए मैं पर्सनली इसे काफी यूज करता हूं। चलिए वापस आते हैं आविष्कार ऑफ स्ट्रैटेजी। आगे क्या हुआ, तो मैंने पहले इसे FIFO में ट्राई किया तो उसमें आया 9.74% का रिजल्ट। फिर मैंने इसे LIFO में ट्राई किया और जो FIFO में यूटिलाइजेशन थी कैश की वो काफी ज्यादा ऊपर चली गई, जो कि मैंने रखा था, मैंने 2 लाख रुपीज रखा था और मैक्स मेरा इन्वेस्ट एक टाइम पे 3,39,000 भी हो गया था। तो इसमें से प्रॉफिट पार्ट भी निकाल लें तो 1 लाख का कम से कम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ था मेरा FIFO वाले मेथड में। और याद रखिए ये जो टेस्टिंग पीरियड है ये ऐसा पीरियड है जब पहले मार्केट बढ़ा, उसके बाद फिर गिरा और फिर थोड़ा बढ़ा है। तो इस पीरियड में हमारा कैश यूटिलाइजेशन ऊपर चला गया हमारे एलोकेटेड अमाउंट से। फिर मैंने इसे LIFO में ट्राई किया, सेम मैंने सब कुछ रखा, बस सेलिंग के लिए LIFO मेथड यूज किया, तो इसमें हमारा प्रॉफिट बढ़ के आया और जो मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट था वो हमारा कम था कंपेयर टू द FIFO मॉडल, ठीक है। तो बस इसी को मुझे और ऑप्टिमाइज करना था। तो फाइनली जो आज के वीडियो में आप देखेंगे वो है ये वाला ब्लू वाला वर्जन, एप्सक्रिप्ट बेस्ड 10x होमा कैंडल। एप्सक्रिप्ट बेस्ड का मतलब क्या है वो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गूगल शीट जो मैंने बनाई है उसमें एप्सक्रिप्ट का क्या कमाल का इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी बैक टेस्टिंग सेम पीरियड के लिए मैंने करी, उसमें मैंने टोटल कैपिटल 3 लाख रुपीज रखा, जिसमें प्रॉफिट आया 61,000 और मैक्स इन्वेस्टेड हुआ 3,42,000। ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि हमारा मैक्स इन्वेस्टेड हमारे एलोकेटेड अमाउंट से ऊपर गया नहीं, क्योंकि अगर आप जो हमने इन्वेस्ट किया है प्लस जो प्रॉफिट बनाया उन दोनों को ऐड करें और जो मैक्स इन्वेस्टेड गया उसमें से माइनस करें तो भी हमारा कैपिटल बचता है। समझ रहे हैं मैथमेटिक्स? तो इसका रिजल्ट है 22.04%। तो इन सब में ये बेहतर है, सबसे बेहतर है, तो इसलिए मुझे ये LIFO वाला पसंद आया और वही मैं आज आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है। तो स्टोरी उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ कितनी मेहनत है। यहाँ तो मैंने एक टेबल में समराइज कर दिया, लेकिन हर एक स्ट्रैटेजी को मैंने एक एक गूगल शीट बना के एक एक दिन के लिए बैक टेस्ट किया है, इसलिए ये काफी टाइम लग जाता है मेरी सारी रिसर्च में और डेवलपमेंट में। जो मैंने कंपैरिजन किया है कि इतने सारे वर्जन मैंने बैक टेस्ट किए, उनमें से बेहतर कौन सा है, क्या रिजल्ट्स हैं, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने क्राइटेरिया कंपेयर करने के लिए यूज किया है वो ये है। बहुत सारे और क्राइटेरिया है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हायर प्रॉफिट अमाउंट, हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर मैंने A वर्जन टेस्ट किया, B वर्जन, C वर्जन, D वर्जन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा ऑफ कोर्स वो मेरे लिए अच्छा है। सिर्फ प्रॉफिट बड़ा होना ही काफी नहीं है, हमारा जो यूटिलाइजेशन है एलोकेटेड कैपिटल का वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, सही मात्रा में। और मेरे लिए ऑप्टिमम क्या है कि अगर मैं 2 लाख मान के चल रहा हूं तो 2 लाख के आसपास, थोड़ा ऊपर जा सकता है, थोड़ा कभी नीचे रह सकता है, लेकिन उतना यूटिलाइज होना चाहिए ताकि मैं अपने कैपिटल का मैक्सिमम गेन निकाल सकूं, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूं, ठीक है। तो यही फैक्टर्स मैंने यहां लिखे हैं कि आई शुडंट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ओवर एंड अबव द एलोकेटेड अमाउंट।
जो भी एलोकेट किया है उससे ऊपर ना चले जाए। तो कुछ वर्जन में वो काफी ऊपर गया, कुछ वर्जन में वो अंडर यूटिलाइज हुआ। तो जो फाइनल वर्जन मैंने आपके लिए बनाया है, जो मैं आज शेयर करने वाला हूं, उसमें वो सही मात्रा में यूटिलाइज हुआ है। तो इसीलिए हम वो वाला आज देखने वाले हैं। ओके, तो टेनेट होमा वीकली कैंडल स्ट्रेटजी लीफो, आइए समझते हैं स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले बात आती है ETF सिलेक्शन की, कि किस ETF में हम करेंगे। तो ये स्टॉक्स के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बियरिश बाय है। स्टॉक्स के लिए बियरिश बाय अच्छा नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ETFs के लिए है। तो ETF सिलेक्शन मैंने कैसे किया, मैंने चूज किए 7 इंडाइसेस। 5 इंडाइसेस वो हैं जो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में। तो अगर हम NSE की वेबसाइट पे जाते हैं, यहां पे देखिए निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। तो ये 5 इंडाइसेस हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मैंने चूज किए। क्यों चूज किए, क्योंकि देखिए अगर कोई स्केल अप करना चाहता है स्ट्रैटेजी और साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत काम की चीज है। तो पर्सनली मैं वो करूंगा। स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपको बताऊंगा उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं कोई मेंशन नहीं करूंगा, कुछ नहीं। हाँ, एक शीट जरूर उन लोगों के लिए रख दूंगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, समझते हैं, लेकिन वो सिखाना वो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। अगर आपको ऑलरेडी आता है ऑप्शन ट्रेडिंग और आपके पास अच्छा बड़ा कैपिटल है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शीट में कुछ भी नहीं होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का आइडेंटिफिकेशन की, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे करें, वो सब चीज मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि मेरा क्या आइडिया है ये 5 इंडाइसेस यूज करने का। इसके अलावा मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है शीट में, अगर आप कोई और ETF रखना चाहते हैं तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं, जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गए 5 इंडाइसेस, प्लस मैंने रखा गोल्ड एंड सिल्वर। तो रिसेंटली मैंने आपको गोल्ड एंड सिल्वर की पावर बताई थी पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए थे। तो गोल्ड एंड सिल्वर मैं ऑलमोस्ट हर स्ट्रेटजी में इंक्लूड करने में लगा हूं, जहां भी मुझे वो फिट लगते हैं। तो यहां बिल्कुल फिट होते हैं वो। प्लस गोल्ड एंड सिल्वर में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, अगर आप करते हैं। मैं अभी नहीं स्टार्ट किया, लेकिन फ्यूचर में मैं करूंगा मैं भी। तो जिसके पास बड़ा कैपिटल है ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ कर सकता है, और जिसके पास कम कैपिटल है वो बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के कर सकता है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये नहीं कि आज की स्ट्रेटजी में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी बताने वाला हूं, मैं सिर्फ एक आइडिया देना चाहता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ भी किया जा सकता है। तो हो गए हमारे 7 ETFs, 5 इंडाइसेस प्लस गोल्ड प्लस सिल्वर। 7 इंडाइसेस हो गए जो कि हम ग्रीन टीम में रखेंगे उनके 7 ETFs, क्योंकि हर एक इंडाइसेस में हमारे पास मल्टीपल ETFs होते हैं। तो उनके टॉप वॉल्यूम के ETFs मैंने निकाले। उसके लिए मैंने एक मास्टर ETF शीट बहुत पहले बनाई थी, आप लोगों के साथ ETF शॉप के थ्रू शेयर करी थी। वही मास्टर ETF शीट आपको यहां पे भी मिल जाएगी इस वाली शीट के साथ। इसमें बेसिकली मैं क्या करता हूं, वो सारे ETF जो भी अवेलेबल है हमारे NSE पर, वो सब यहां पे शीट में डालता हूं और उनका डेटा ऑटोमेटिकली फेच होता है गूगल फाइनेंस से। उनकी एक समरी निकल के आ जाती है कि कौन सा ETF है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम और टर्नओवर है, और उनको लिस्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। तो बहुत पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो देखा हुआ है तो ग्रेट, नहीं देखा तो आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली शीट आपको काम में आएगी अपने ETFs को सिलेक्ट करने में। ऑल्दो मैंने जो ETF मेरे हिसाब से टॉप वॉल्यूम है वो ऑलरेडी डाल रखे हैं, लेकिन हो सकता है आप उन ETFs में ऑलरेडी कहीं और ट्रेडिंग कर रहे हो सेम ब्रोकर अकाउंट में, तो उस केस में आपको ETF बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां से आप अपने ETF सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 ETFs हम डाल देंगे ग्रीन टीम में। मैं शीट भी आपको साथ साथ में दिखाते हुए चलता हूं। ओके, तो ये जो स्कैनर वाली शीट है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो येलो पोर्शन है, यहाँ देखिए ग्रीन टीम बुलिश बाय। तो यहाँ पे मैंने वो 7 ETFs डाले हुए हैं जो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप, और गोल्ड और सिल्वर का मुझे वो इंडेक्स का कोई कोड नहीं मिला जिससे हम ट्रैक कर सके। तो गोल्ड बीज और सिल्वर बीज ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है उनके इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए, बेसिकली ये पता लगाने के लिए कि उनका वीकली ट्रेंड क्या है, और ये अच्छे से काम करता है। ठीक है, और इनको मैंने कोड दे दिया G1, G2, G3, मतलब G से ग्रीन का मतलब है। और ये कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शीट में पता होना चाहिए हमें कि वो ग्रीन टीम का है या रेड टीम का है, और शीट ऑटोमेटिकली इन कोड्स की मदद से पता लगा लेती है। तो इन कोड्स को भी हम शीट में रखेंगे जहां पे हम अपना करंट होल्डिंग का डेटा रखते हैं। वो सब ऑटोमेशन में अभी आपको दिखाऊंगा कैसे वो ऑटोमेटिकली आएगा, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गई ग्रीन टीम। और इन्हीं के काउंटर ETFs, काउंटर मतलब इन्हीं के पार्टनर ETFs के लीजिए, काउंटर ETFs के लीजिए, तो वो मैंने रेड टीम में भी 7 रखे हुए हैं। तो सेम इंडाइसेस के 7 ETFs, मतलब एक इंडेक्स से 2 ETFs हैं, एक ग्रीन टीम में है, एक रेड टीम में है। ठीक है, और ये टॉप वॉल्यूम वाले ETFs हैं। लेकिन अगर आप इन ETFs में ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, PKP कर रहे हैं, ETF शॉप में है और सेम ब्रोकर में आप ये वाली स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं, तो ETFs अपने बदल लीजिएगा, ताकि कोई ओवरलैप ना हो और आप आराम से ट्रेडिंग कर पाए बिना ओवरलैप के। ठीक है, और यही इंडाइसेस मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में डाले हुए हैं, जो कि ट्रैक करते हैं कि उनका ओपन प्राइस क्या था
इस पर्टिकुलर डेट पे और क्लोज प्राइस क्या है। तो ये डेट्स हमें मैनुअली चेंज करनी होती है, वो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीकली वो डेट्स चेंज होती रहेंगी। ओके, तो ये हो गए हमारे 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। फिर हम एलोकेट करते हैं एक ओवरऑल कैपिटल की। ओके, टोटल कैपिटल में 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, डिपेंडिंग ऑन माई कैपेसिटी, कितना ओवरऑल मैं इस स्ट्रेटेजी को एलोकेट करना चाहता हूं, वो सपोज यहाँ पे हम 3 लाख रुपीज मान लेते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ कैपिटल मैनेजमेंट शीट में। ओके, तो यहाँ पे डेट डाल दी और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया कि इतना कैपिटल लेके मैं चलने वाला हूँ। फिर हम निकालते हैं पर बाय अमाउंट, मतलब एक बार में एक ETF में कितने अमाउंट से हमें बाय करना है। तो उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, जो टोटल एलोकेटेड अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे जितने हमारे टोटल ETFs हैं शीट में। ठीक है, मैंने जो आपको बना के दी है शीट, उसमें 14 है। अगर आप बढ़ाते घटाते हैं तो शीट ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगी आपने कितने ETFs रखे हुए हैं और उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देगी आपके कैपिटल को। फिर उसको और आधा कर देगी, क्योंकि जो मैंने बैक टेस्टिंग में पाया कि हर एक ETF में यूजुअली 0 to 1 बिड्स, मतलब बाय एंड डिप्स होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें एक बार बाय करते हैं प्रॉफिट आ जाता है, एक और बार बाय करते हैं प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन कई बार एक बार बाय किया प्रॉफिट नहीं आया, दूसरी बार बाय किया तो प्रॉफिट आता है, तो वो 2 हो गए। तो मैक्सिमम ETFs में 2 वाला देखा गया। किसी किसी केस में 3 देखे गए कि 3 बार बाय करना पड़ा। एक केस आया था सिर्फ इस 2 साल के पीरियड में जिसमें मुझे 4 बार बाय करना पड़ा एक ETF। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो टोटल कैपिटल को 2 से फाइनली डिवाइड किया। तो पहले डिवाइड किया हमने 3 लाख को 14 से, 14 ETFs हैं, सबसे नीचे देखिए कैलकुलेशन, और फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 14 मैंने अलग से यहाँ पे क्यों दिखाया, क्योंकि अगर आप ETF बढ़ाते घटाते हैं तो शीट ऑटोमेटिकली उतने ETFs से आपको कैपिटल डिवाइड कर देगी। और मैंने बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया शीट में कि आप बहुत ज्यादा बढ़ा सके, बहुत ज्यादा घटा सके। आप 3-4 और एक्स्ट्रा ETFs ऐड कर सकते हैं अपने उसमें, मतलब हर एक टीम में 3-4 ETFs और ऐड कर सकते हैं अपनी शीट में। तो टोटल फाइनल अमाउंट आ गया 10,000, क्योंकि मैं चाहता था जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो वो 10,000 की रेंज में हो, ताकि जब हम जो मिनिमम प्रॉफिट है 3.14% वो बुक करें तो कुछ साइजेबल अमाउंट आए। अब मैं इस स्ट्रेटेजी को 30,000 से करता हूं, उसका पर बाय अमाउंट आता है 1,000, उसमें मैं 3.14% प्रॉफिट बुक करूंगा तो 30 रुपए होगा, और उसमें से DP चार्जेस निकल गए 16 रुपए, कुछ निकल गया ब्रोकरेज, तो बचेगा क्या हमारे पास पॉकेट में। तो ये स्ट्रेटेजी का आइडियल मिनिमम कैपिटल है 3 लाख रुपीज, अगर आप 14 ETFs के साथ कर रहे हैं। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल भी बढ़ा लीजिएगा, अगर आप ETFs घटा रहे हैं तो आप कैपिटल घटा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, न्यू बाय हम कब करते हैं, मतलब पहली बार बाय कब करते हैं। द ग्रीन टीम मेंबर्स विल बी बॉट व्हेन ETF मेक्स अ बुलिश वीकली कैंडल। ठीक है, अभी इसे चार्ट पे थोड़ा दिखाता हूं आपको। तो यहां पे मैंने निफ्टी का इंडेक्स खोला है, वीकली कैंडल्स खोली है उसकी। तो देखिए, सपोज हम यहां 3 मार्च से स्टार्ट करते हैं, ये पहला वीक होता है। अब यहां पे जो वीक है वो है मंडे टू फ्राइडे, लेकिन हमारी जो शीट में है हम ट्रैक करते हैं फ्राइडे से लेके अगले थर्सडे तक, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की वो होती है थर्सडे को। तो हम मानते हैं कि थर्सडे को वो वाला वीक खत्म, फ्राइडे से नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, तो हमारा जो ओपन कैंडल होगा, ओपन प्राइस होगा कैंडल का, वो फ्राइडे का होगा, और जो क्लोज होगा वो होगा थर्सडे का। ठीक है, तो बस सिर्फ एग्जांपल के लिए समझने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मंडे टू फ्राइडे वाला कैंडल है। तो जिस वीक में ग्रीन कैंडल बनता है उस दिन हम निफ्टी का बाय कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह सारे इंडेक्स ट्रैक होते हैं, जिसमें ग्रीन कैंडल बनेगा उसका ग्रीन वाला जो टीम का है वो बाय हो जाएगा। उसमें भी कुछ कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस कंडीशन में नहीं बाय होगा, किस कंडीशन में वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो यहां तो हमने बाय कर लिया, अगला वीक रेड बन गया, मतलब बियरिश बन गया, तो जो उसका काउंटर ETF है जो रेड टीम का है फिर वो बाय हो जाएगा अगले हफ्ते। और देखिए यहां से यहां बाय हुआ होता तो इसका प्रॉफिट आ गया होता, और इनफैक्ट दोनों का प्रॉफिट आ गया होता हमारा। तो हम ग्रीन टीम वाले को भी बेच चुके होते और रेड टीम वाले को भी बेच चुके होते। अगर हमारे बाय करने के बाद वो गिर जाता है तो क्या करना है, वो सब चीजें आप डिस्कस करते हैं। और एक और चीज बैंक निफ्टी का आपको दिखाता हूं, वो भी शीट में भी आपको दिखाई देगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए बैंक निफ्टी का भी रिसेंट कैंडल देखें हम, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था, यानी कि ग्रीन टीम का बाय होना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और मैंने शीट में ये ट्रैक किया कि जो बैंक निफ्टी का अभी तक का क्लोज प्राइस है 52 वीक हाई का, वो कितना है। तो अगर वो क्लोज प्राइस हमारे टारगेट परसेंटेज से कम है, मतलब क्लोज प्राइस 2% दूर है और हम टारगेट कर रहे हैं कि 3.14% पे बेचेंगे, तो हम उसे अवॉइड करेंगे। शीट आपको रेकमेंड ही नहीं करेगी उसे बाय करने के लिए, क्योंकि यूजुअली बहुत कॉमनली देखा जाता है कि अगर कोई अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो वहां से रिवर्सल आना ज्यादा पॉसिबल है। ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो हम वहां ऊपर टॉप लेवल पे स्टक नहीं होना चाहते, इसलिए हम वहां पे बाय अवॉइड करेंगे अगर हमारा टारगेट का रेंज ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये शीट ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर आउट करके दे देगी।
उसी तरह जब बियरिश कैंडल बनता है तो हम रेड टीम वाले ईटीएफ्स को बाय करेंगे। ये शीट अपने आप सब कुछ कैलकुलेट करेगी, बस हमें डेट्स डालते रहना होगा हर वीक की ओके इस वीक की स्टार्टिंग यहां से है, इस वीक का एंड यहां पे है, और जिस दिन एंड डेट होगा उसी दिन हम बाइंग करते हैं। यानी कि वीक में सिर्फ एक दिन ही बाय होता है, वो है थर्सडे। अगर थर्सडे को छुट्टी है, जैसे कि आज थर्सडे है, छुट्टी है, तो वेंसडे को वीकली एक्सपायरी हो गई थी तो मैंने कल ही बाय कर लिए थे। ठीक है, तो जब थर्सडे को छुट्टी हो तो उससे पहले जो ट्रेडिंग डेट हो, वेंसडे हो, ट्यूसडे हो, उस दिन हमें बाय करना है। ऑल बाय सिग्नल्स आर जनरेटेड ऑन थर्सडे और वीकली एक्सपायरी डे। फिर आती है बारी बिड्स की। देखिए वैसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमने बाय किया, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, हम एग्जिट कर लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होगा हमने बाय किया, हमारा प्रॉफिट टारगेट आने से पहले ही वो और नीचे गिर जाएगा। तब उस केस में हम क्या करते हैं, बाय इन डिप्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बिड्स, या फिर उसे एवरेजिंग भी कहते हैं। सो फॉर बिड्स द ट्रेंड हैज टू बी बुलिश फॉर ग्रीन टीम एंड बियरिश फॉर रेड टीम। तो हर बार जब भी हम ग्रीन टीम को बाय करने जाएंगे, हम उनकी वीकली कैंडल को देखेंगे, भले ही वो न्यू बाय हो, भले ही वो एवरेजिंग हो। तो ग्रीन टीम को बुलिश होना जरूरी है और जो हमारी रेड टीम है उसे बियरिश होना जरूरी है, तभी बाय सिग्नल आएगा। प्लस उसके अलावा द गैप बिटवीन टू परचेजेस हैज टू बी मिनिमम -3.14%। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का इंडेक्स हमने देखा, उसमें एक बुलिश कैंडल बनी, हमने ग्रीन टीम वाला बाय कर लिया। उसके बाद वो गिर गया, अगले हफ्ते एक बियरिश कैंडल बन गई, हमने दूसरा जो रेड टीम का था वो बाय कर लिया। उसके बाद वो गिर रहा है, तो अगर वो अगले हफ्ते नीचे गिर जाता है लेकिन 3.14% से कम गिरा होता है और बियरिश कैंडल बनी है, तो जो ग्रीन टीम वाला है वो तो बाय में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो बुलिश कैंडल बनना जरूरी है। जो रेड टीम वाला है वो भी बाय में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए बियरिश कैंडल तो बनी है लेकिन 3.14% नहीं गिरा है। तो दोनों कंडीशन हम चेक करते हैं। और एक और चीज, हम एक हफ्ते में सिर्फ मैक्सिमम एक ही बिड करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा गिरा होगा वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा कि 3.14% अपने प्रीवियस परचेज प्राइस से गिरा होना चाहिए, और उसकी जो भी कैंडल है वो उसके टीम के हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो रेड टीम का है तो बियरिश कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन टीम का है तो बुलिश कैंडल होनी चाहिए वीकली। और ये सब होने के बाद मल्टीपल अगर एलिजिबल है तो हम उनमें से जो भी टॉप का एलिजिबल है, मतलब जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा, उसको बाय करेंगे। वो भी शीट ऑटोमेटिकली निकालेगी, बस आपको लॉजिक यहाँ पे समझना है कि हम किस लॉजिक से बाय कर रहे हैं। बाकी शीट आपको सब कैलकुलेट करके देगी कि ओके इस हफ्ते ये बाय करना है, अगले हफ्ते वो फिर जब वो डेट आएगी, हमारी थर्सडे की एक्सपायरी आएगी, तो वो शीट बताएगी ओके ये बाय करना है और एक साथ में एक बिड के लिए भी एलिजिबल है तो बिड भी करेंगे। ओके, तो हमने न्यू बाय जान लिया, बिड जान लिया, ये सब थ्योरी बता रहा हूं, अभी आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। और फिर सेलिंग, क्योंकि जब हम इतना सब कुछ बाय कर रहे हैं तो उसे सेल भी करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसमें मैंने सेलिंग का एक और नया कॉन्सेप्ट डाला है, क्योंकि हम लीफो से कर रहे हैं, तो मैं बताता हूं क्या करना है हमें। फॉर सेलिंग, इंक्रीज द टारगेट फॉर एवरी बिड लेवल बाय 1.5%। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर फर्स्ट बाय टारगेट इज 3.14%। तो जब मैं फ्रेश बाय कर रहा हूं किसी ईटीएफ को, यानी कि मैं पहले से होल्ड नहीं कर रहा था, आज मैंने बाय किया, तो मेरा उसका टारगेट रहेगा 3.14%। अगर वो गिर जाता है बिना टारगेट आए और मैं उसमें बिड करता हूं एज पर द रूल्स, तो उस वाले बिड का जो मैंने नेक्स्ट बाय किया है उसका टारगेट में मैं 1.5% बढ़ा दूंगा। मतलब मेरा नॉर्मल टारगेट है 3.14% प्लस 1.5% मैं और एक्स्ट्रा उसमें टारगेट रखूंगा, यानी कि 4.64%। और अगर वो और गिर जाता है, थर्ड बाय तक जाता है, तो जो पिछला 4.64% था उसमें और 1.5% बढ़ा दूंगा। मतलब हर एक लेवल जो मैं बाय कर रहा हूं उसमें मैं 1.5% बढ़ाता जाऊंगा। देखिए जो हर लेवल पे वो गिर रहा है कम से कम 3.14% गिर रहा है, तो ही हम बाय कर रहे हैं, लेकिन जो हम टारगेट बढ़ा रहे हैं सिर्फ 1.5% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा भी लालच ना हो और ऐसा भी ना हो कि नीचे से, क्योंकि जब कोई चीज उठती है तो बहुत तेजी से उठती है। ओके, तो ये हो गई सेलिंग। अब आते हैं बैक टेस्टिंग। तो स्ट्रैटेजी हमने समझ ली, अब इस स्ट्रैटेजी को यूज करके बैक टेस्टिंग के क्या रिजल्ट्स आए होते हैं। तो XIRR मैं आपको पहले ही बता दूं आया 20%। तो आइए अब शीट देखते हैं जो बैक टेस्टिंग की है और मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस देखते हैं। ओके, तो ये है हमारी बैक टेस्टिंग की शीट, जिसे मैंने 24 अगस्त 2023 से लेके 25 अप्रैल 2025 तक बैक टेस्ट किया। हर महीने का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, मैक्सिमम इन्वेस्ट कितना हुआ था उस महीने तक वो अमाउंट दिख रहा है, और उसके बाद उसके जो हमारे पॉकेट से इन्वेस्ट हुआ था उस पर परसेंटेज कितना था प्रॉफिट वो दिख रहा है, और एनुअलाइज परसेंटेज प्रॉफिट कितना है वो दिख रहा है। देखिए शुरू में तो बहुत धमाकेदार एनुअलाइज प्रॉफिट था, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरने लगा तो नीचे आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्केट गिरेगा तो हमारा प्रॉफिट भी नीचे आएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट फिर से बुलिश होगा तो ये परसेंटेज ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए हम XIRR यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें क्लियर पिक्चर नहीं दिखा पाता, क्योंकि कितने समय हमने क्या बाय करके कितना होल्ड किया वो चीज XIRR कैप्चर करती है, ये एनुअलाइज परसेंटेज कैप्चर नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने आज कुछ बाय किया और 2 हफ्ते में उसे 3% पे बेच दिया,
तो अगर आप साल के एंड में देखेंगे तो आपको 3% ही प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन अगर आप XIR देखेंगे तो वो सिर्फ आपने 2 हफ्ते के लिए होल्ड किया था, तो शीट ये निकालती है कि 2 हफ्ते के लिए होल्ड किया है तो उसका एनुअल रेट पे अगर वो उसी रेट से बढ़ता रहता तो क्या परसेंटेज होती, वही XIRR होता है। ठीक है, तो XIRR वाला कैलकुलेशन यहाँ सब है, लेकिन उसी की समरी आपको यहाँ दिख जाएगी 19.87%, राउंड फिगर में 20%। और ग्रीन टीम और रेड टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो रेड टीम में टोटल प्रॉफिट हुआ अराउंड 34,000 और 81 टाइम्स हमने प्रॉफिट बुक किया, और ग्रीन टीम में अराउंड 28,000 का प्रॉफिट हुआ और हमने 71 टाइम्स प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे रेड टीम थोड़ा ज्यादा क्यों दिख रही है, क्योंकि जब मार्केट गिरा और उसके बाद रिकवरी आई तो रेड टीम ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। ग्रीन टीम बुलिश मार्केट में ज्यादा कमाती है, रेड टीम बियरिश मार्केट से जब रिकवरी आती है तो ज्यादा कमाती है। तो ये है टेनेट वाली स्ट्रेटेजी, ये है ग्रीन टीम रेड टीम का कॉम्बो बनाने का फायदा, क्योंकि अगर हम सिर्फ रेड टीम कर रहे होते तो ये हमारा रेड टीम का रिजल्ट होता, ग्रीन टीम कर रहे होते तो ये ग्रीन टीम का होता, लेकिन कंबाइन करके हम कर रहे हैं और हमारा ओवरऑल कैपिटल जो हमने एलोकेट किया था वो हमारे 3 लाख से ऊपर गया भी नहीं। अब आप यहाँ कहेंगे कि 3,42,000 3 लाख से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि हमने जो प्रॉफिट कमाया वो हमारे पॉकेट से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पॉकेट से 3 लाख से ऊपर नहीं गया, ये ध्यान रखिए। तो हमारा एलोकेटेड कैपिटल हमारे बजट में ही रहा, हमें एक्स्ट्रा इतने मार्केट गिरने पर भी एक्स्ट्रा नहीं अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करना पड़ा और फिर भी हम XIRR निकाल पाए 20% का। तो मेरी नजर में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और इसीलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो स्नैपशॉट की बात करते हैं, बैक टेस्टिंग की, स्टार्ट डेट एंड डेट, कितना कैपिटल एलोकेट किया, कितने ETFs रखे, वही सेम ETF जो अभी अब हमारी शीट में वही मैंने ETF से बैक टेस्टिंग करी थी। और प्रॉफिट बुक्ड हुआ 61,778, मैक्स कैपिटल यूज फ्रॉम पॉकेट। तो मैं जो कैलकुलेशन बता रहा था कि 3,14,000 वहां दिख रहा था, लेकिन कैपिटल हमारा जो पॉकेट से गया वो सिर्फ 2,80,000 था, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट बुक हुआ वो माइनस भी कर देते हैं हम उसमें से, तो हमारी पॉकेट से नहीं गया वो प्रॉफिट, जो आया वही री इन्वेस्ट हुआ है, तो मेरी पॉकेट से थोड़ी गया है। तो उससे हुआ XIRR 19.91%। XIRR में यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्ड किया, जो शीट में दिखा रहा है, थोड़ा सा फर्क इसलिए है क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब इतना था, लेकिन हर दिन का XIRR वहां पे अभी भी वो कैप्चर कर रहा है। मैंने वो फॉर्मूला लगाया इसलिए वहां पे थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे हुए हैं। मैक्स बिड्स, ये जानना भी बहुत जरूरी है। 7 इंस्टेंसेस ऑफ 2 बिड्स, टोटल 3 बाइज, मतलब एक बार बाय किया, प्रॉफिट नहीं आया, उसी ETF को दोबारा बाय करना पड़ा बिड्स के रूल के हिसाब से, प्रॉफिट नहीं आया, 3 बार बाय करना पड़ा, प्रॉफिट उसके बाद जाके आया, तो वो 7 टाइम्स हुआ। और एक इंस्टेंस था सिर्फ जहां पे 3 बिड्स गए, मतलब एक बार बाय किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार टोटल बाय करना पड़ा, उसके बाद उसके प्रॉफिट्स आए। तो इनका एवरेज जो निकल के आया, ये मैंने देखा कि मोस्टली 2 का एवरेज मान के चलें कि 2 बिड्स करने पड़ते हैं ऑन एन एवरेज, इसलिए मैंने टोटल कैपिटल को पहले नंबर ऑफ ETF से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। दोस्तों ये सब समझाने के बाद अब मुझे पता है कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि यार ये तो टेनेट से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी है। देखिए सब हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर है, लेकिन अगर आप वाकई ही इसे समझना चाहते हैं तो इसे सिंपल तरीके से समझिए कि ग्रीन टीम को ही सिर्फ दिमाग में रखिए। ओके, जब जब वो वीकली बुलिश होगी तो हम बाय करेंगे, अगर वो गिरता है रेड कैंडल बन रही है, वो ग्रीन टीम बाय नहीं होगी। जिस दिन दोबारा वीकली बुलिश बनेगी और पिछले बाय और नेक्स्ट बाय में गैप कम से कम 3.14% का होगा तो ही वो बाय होगा। बस सिर्फ ग्रीन टीम को एक बारे में याद रखिए, और उसमें जो हमने सेकंड बाय किया है उसे लीफो में बेचना है बढ़े हुए प्रॉफिट परसेंटेज के साथ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह रेड में वो एक्शन होने वाला है, बस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि जब बियरिश हो रहा है तो बाय कर रहे हैं, गिर रहा है लेकिन 3.14% से कम गिर रहा है तो नहीं बाय कर रहे हैं, और गिर रहा है 3.14% के थ्रेशोल्ड से पार निकल गया तो हम बाय कर रहे हैं। और ओवरऑल मैक्सिमम एक हफ्ते में सिर्फ एक बिड होगा जो सबसे ज्यादा गिरा होगा और अपने बिड के रूल्स को क्वालिफाई कर रहा होगा। ठीक है, और शीट सब कुछ आपको ऑटोमेटिक करके देने वाली है, लेकिन ये पूरा वीडियो लंबा बनाने का मेरा कारण यही है कि आपको लॉजिक जरूर पता होना चाहिए। यानी कि मैं आपको शीट बना के दे दूं, आपको पता ही ना हो शीट कर क्या रही है, क्यों सजेस्ट कर रही है, वरना कई बार हो सकता है शीट में एरर आ जाए, आप वेरीफाई तो कर पाएंगे, अरे ये गलत आ रहा है। कई लोग मुझे पॉइंट आउट भी करते हैं, मैंने कई शीट्स बनाई उसमें छोटे मोटे एरर्स हो जाते हैं, तो लोग जो लॉजिक के साथ समझते हैं मुझे पॉइंट आउट करते हैं, सर ये वाली चीज गलत लग रही है, आप देखेंगे, और जब मैं देखता हूं गलत मिलता है तो मैं उसे सही भी कर देता हूं। तो लॉजिक जिसे समझ में आएगा वो स्ट्रैटेजी को बहुत आराम से यूज कर सकता है। लेकिन आप जल्दी जल्दी में सोचेंगे यार 5 मिनट का वीडियो होता है तो कितना आसान होता है, नहीं, मैं 5 मिनट के वीडियो नहीं बनाता, मैं पूरा आपको समझा के वीडियो बनाता हूं ताकि आपके लाइफ लॉन्ग ये काम आ सके। और इसमें जो नॉलेज दी है ये सिर्फ यही नहीं, वो बहुत सारी जगह अप्लाई आप कर सकते हैं, आपका अपना दिमाग भी चलेगा जब आप लॉजिक से सोचना शुरू करेंगे। इनफ ऑफ ज्ञान, नाउ लेट्स गो बैक एंड चेक द गूगल शीट। तो आइए दोस्तों गूगल शीट को समझ लेते हैं जो हमें यूज करनी है, और वो नया फीचर मत भूलिए जो मैंने ऐप स्क्रिप्ट का आपको दिया है वो कैसे काम करेगा।
तो ये सब कुछ समझते हैं। तो ये है हमारी टेनेट होमा वीकली कैंडल लीफो। इसमें इनफैक्ट मैं डेट डाल देता हूं क्योंकि मेरा ये तरीका होता है बताने का आपको कि किस दिन ये लास्ट अपडेट हुई थी। तो 1 मई 2025, क्योंकि आज मैं ये शीट रिलीज करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपको डिस्क्लेमर मिलेगा, द शीट इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड एनीवन यूजिंग इट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स और लॉसेज इनकर्ड। ये हमेशा मेरी शीट में होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका ही जिम्मेदारी है कि प्रॉफिट आपके हैं, लॉसेस भी आपके हैं, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। इस शीट को एडिट करने के लिए आपको इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी और उस कॉपी बनाने के लिए आपको पहले शीट को परचेज करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप वो लिंक खोलते हैं, जो मैंने लिंक दिया वो ऑटोमेटिकली कॉपी ही बनाता है, लेकिन फ्यूचर में कभी कॉपी बनानी पड़ी, जब आप इस शीट में जाते हैं तो फाइल पे जाके मेक अ कॉपी करना है और इस तरह से ये शीट होगी। तो इस बार ये जो मैंने ऐप स्क्रिप्ट बनाई है उसका भी आपको पॉपअप आएगा, ऐप स्क्रिप्ट फाइल एंड फंक्शनैलिटी विल आल्सो बी कॉपीड, प्लीज रिव्यू द अटैच स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट मैंने बनाई है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की है, तो इसमें ऐसा कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। और मेक अ कॉपी करने के बाद इसकी ऑनलाइन गूगल शीट बनती है। कई लोग इसे एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं और फिर फॉर्मूलाज नहीं चलते, तो वो जो फॉर्मूलाज इसमें यूज हुए हैं वो एक्सेल के लिए नहीं बने हैं, वो गूगल शीट में ही चलेंगे। तो इसे गूगल शीट की तरह इस तरह मेक अ कॉपी करके ही इस्तेमाल करें, डाउनलोड मत कीजिए। और इसे ऑटोमेटिकली ये आपकी गूगल ड्राइव में सेव करता है, इसे लोकल कंप्यूटर पे भी मत सेव कीजिएगा क्योंकि इसका बैकअप ऑनलाइन होना चाहिए, क्लाउड पे रहना चाहिए। तो ये गूगल ड्राइव में ही रहने दें, आप इसे आराम से अपने गूगल ड्राइव में फाइंड कर सकते हैं। गलती से ही आपके लैपटॉप में डिलीट नहीं होगा, लैपटॉप को कुछ हो गया तो इसे कुछ नहीं होगा जब तक आपका गूगल ड्राइव सेफ है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आपको दिया है सेक्शन एक्सप्लेनेशन। तो ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में समझा दिया है कि ETF का सिलेक्शन कैसे हुआ, पर बाय अमाउंट कैसे निकाला, न्यू बाय कब करते हैं, बिड्स और एवरेजिंग कब करते हैं और सेलिंग कब करते हैं। तो वीडियो को दोबारा देखने के लिए आपको यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा नीचे, फायर इन इंडियाज वीडियो, ठीक है। तो जब भी आपको इसको रिफ्रेश करना अपनी मेमोरी को, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं स्ट्रेटेजी शीट में और आपको वीडियो दोबारा मिल जाएगा। वैसे तो ये वीडियो मेरे चैनल पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्विकली आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। Why is this strategy named Tenet? वैसे तो मैंने आपको स्टोरी बताई, लेकिन उसे अगर किसी को और डीप में जानना है कि टेनेट में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, ठीक है, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ था। तो अगर आपको उसको जानना है, जो पार्ट मैंने ग्रीन टीम रेड टीम का बनाया है, वो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वो आप देख सकते हैं जस्ट फॉर फन। फिर यहाँ पे ओरिजिनल शीट का लिंक बन जाएगा। तो जैसा आप लोगों को पता होगा, मैं फ्यूचर में शीट्स में कुछ एनहांसमेंट्स करता हूँ, कुछ अपडेट्स करता हूँ इसी वर्जन में। तो उस अपडेट को पाने के लिए आप यहाँ से आके शीट का कॉपी बना सकते हैं। तो ओरिजिनल शीट जब आप खोलेंगे तो मेरा अपडेटेड शीट आपको एक्सेस मिलेगा और फिर अगेन वही प्रोसेस है, फाइल मेक अ कॉपी, एक नई कॉपी बनाएंगे आप नई शीट की और अपना जो भी डेटा है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। डेटा मतलब जो आपने बाय किया है, जो सेल किया अभी तक, वो वाला सारा डेटा, और कुछ और कस्टमाइजेशन की है तो वो सब चीज़ें। फिर यहाँ पे मास्टर ETF शीट है, तो जहां से हम अपने ETF सेलेक्ट कर सकते हैं और ये शीट मैं बैकएंड पे वीकली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूं। कोई नया ETF लिस्ट होता है वो मेरी शीट में आ जाता है, उन सब ETFs के हिस्टोरिकल डेटा, मतलब वो कब लिस्ट हुए थे और उनका अवेलेबिलिटी कब से है गूगल फाइनेंस पे, वो सारा डेटा उस शीट में मिल जाता है। और वो लिस्ट होते हैं अपने अंडरलाइन के हिसाब से, मतलब गोल्ड के सारे ETF एक साथ आएंगे, टॉप में वो ETF आएगा जो सबसे ज़्यादा जिसमें ट्रेडिंग होती है, वॉल्यूम इनटू प्राइस करके, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि उसमें कितना ट्रेडिंग होता है। तो उसके हिसाब से वो सॉर्टेड भी हैं ताकि आप टॉप वाले सेलेक्ट कर सके आराम से। फिर बैक टेस्टिंग शीट, तो यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है ये वो लिंक है, अगर आपको खुद की बैक टेस्टिंग करनी है किसी और पीरियड के लिए या फिर किसी और ETFs के सेट के लिए, तो ये वाली शीट खोलेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे खोलता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्कैनर शीट में लेके जाएगा, यहाँ राइट हैंड साइड में ETFs के कोड हैं। तो ग्रीन टीम में जो आप रखना चाहते हैं वो यहाँ रखिए, रेड टीम में जो रखना चाहते हैं वो यहाँ रखिए, बाकी सारा डेटा अपने आप उनका कैलकुलेट होगा, जिसका डेटा उस डेट के लिए अवेलेबल है, क्योंकि बैक टेस्टिंग एक एक करके करनी होती है। उसका डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया है ताकि आप बैक टेस्टिंग कैसे करनी है वो समझ सके। तो जब आप ये शीट खोलेंगे इसकी भी आपको कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये शीट जो मैंने बनाई है हजारों लोग एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का डेटा अलग अलग होगा, तो हर किसी को अपनी कॉपी बनानी पड़ती है। तो यहाँ मेक अ कॉपी करके आप अपनी कॉपी बनाइए और उसमें अपनी बैक टेस्टिंग कर पाएंगे। और बैक टेस्टिंग वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैक टेस्टिंग उन्हीं के लिए वैलिड है जो ये स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं और खुद से बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा बैक टेस्टिंग के साथ। और दूसरा लिंक जो पर्पलिश कलर में आ रहा है, ये
वो बैक टेस्टिंग का लिंक है जो मैंने करी थी, जिसका सारा डेटा XRR वगैरह मैंने आपको बताया। तो ये जब आप खोलेंगे ये आपके लिए व्यू ओनली होगी, इसकी कॉपी भी आप नहीं बना सकते। ये सिर्फ देखने के लिए है आपके कि बैक टेस्टिंग में क्या क्या हुआ। आप करंट होल्डिंग में जा सकते हैं, सोल्ड शीट में जा सकते हैं, डेटा चेक कर सकते हैं कि किस दिन क्या बाय हुआ, कितने दिन में सेल हुआ, डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको अपना डेटा जनरेट करना है वो बैक टेस्टिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी, जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसके हिसाब से। ऑलराइट, फिर नीचे मैंने महेश सर का वो वीडियो का लिंक दिया है जिसमें उन्होंने होमोजीनियस स्ट्रेटजी की बात करी थी, जो वीकली कैंडल पे बेस्ड था ETF में। वो वाला वीडियो आप यहाँ जरूर देखिएगा, महेश सर जी से सीखने में आपको बहुत मजा आएगा। और फिर महेश सर की बुक से भी मैंने सीखा था। रिसेंटली उन्होंने एक बुक निकाली थी प्राइस एक्शन पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, तो उसके लिंक मैंने दे दिए हैं, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों का, जो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लिंक है, अगर आप और इंटरेस्टेड हैं उनके और बारे में जानने के लिए, उनकी और स्ट्रैटेजीज को जानने के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है, तो यहाँ से आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। और फिर लास्ट में मैंने वो वीडियो का लिंक दिया है जो मैंने कुछ समय पहले बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपको अपने लिए स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं कि मेरे पास 20 स्ट्रैटेजी हैं तो उसमें से यही बेस्ट होगी आपके लिए, हर किसी का बेस्ट अलग होता है। तो इस वीडियो में मैंने वही कवर करने की कोशिश की है कि आपका बेस्ट क्या है, वो आपके कैपिटल पे, रिस्क एपेटाइट पे और आपके टाइम अवेलेबिलिटी पे, वो सारे फैक्टर जो एप्लीकेबल हैं उन पे मैंने वीडियो बनाया है। तो उसको अच्छे से समझ के आप और भी स्ट्रैटेजीज अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो ये हो गई स्ट्रैटेजी शीट। फिर आते हैं स्कैनर शीट पे। तो स्कैनर शीट में वो ETFs हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे। तो ये हमारी लाइव शीट है, ठीक है। बैक टेस्टिंग शीट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, लेकिन बैक टेस्टिंग करते करते जब मैंने लाइव डेवलप किया तो कुछ और नए आइडियाज भी मेरे दिमाग में आए, वो भी मैंने शीट में ऐड कर दिए। तो लाइव शीट में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो कोड्स डाल दिए G1 G2 G3 G4 G5, ये यूनिक होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, शीट आराम से आइडेंटिफाई कर पाती है कि वो ग्रीन टीम का है और कौन से नंबर का है। और फिर ETFs के कोड यहाँ पे डाले हैं और उनके इंडेक्स डाले। यहाँ पे अंडरलाइन मत डालिएगा, ये इंडेक्स इनसे मैच होने जरूरी है। तो जो भी इंडेक्स आप डाल रहे हैं वो यहाँ पे डालिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो इंडेक्सेस डाल दिए हैं जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के लिए यूज किए हैं, लेकिन अगर आप चेंज करते हैं, आपको नॉलेज है तो आप कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कोड्स मैंने यूज किए हैं ये गूगल फाइनेंस के कोड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इस डेट का प्राइस निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे ब्लैंक क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और कुछ नोट्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ एक नोट दिखेगा आपको, दिस डेट हैज टू बी चेंज्ड मैनुअली एवरी वीक इन द करंट होल्डिंग शीट। सेम चीज इसके लिए है, 30 अप्रैल, ये जो दोनों डेट्स आ रही है हमें मैनुअली वीक में एक बार चेंज करने पड़ते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ आ रहा है, ओपन प्राइस ऑन अबव डेट, वी टेक फ्राइडे एज द वीक स्टार्ट डेट। तो वीक की स्टार्टिंग कब होती है, वीकली एक्सपायरी के जस्ट नेक्स्ट डे। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को, तो हमारा वीक स्टार्ट होगा उसके अगले दिन यानी फ्राइडे से। तो फ्राइडे का ओपन प्राइस शीट कैप्चर करती है। तो यहाँ पे इसे मैं अपडेट कर दूंगा अब, क्योंकि ये वाला फ्राइडे अब खत्म हो चुका है। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे करंट होल्डिंग शीट में जाना है और यहाँ पे देखिए B5 में वीक स्टार्ट डेट 25 अप्रैल, जो येलो कलर में है वो चेंज करना है, ठीक है। तो 25 वाला तो पिछला हफ्ता था, अब जो नया हफ्ता शुरू होगा वो 2 से शुरू होगा। तो मैं 2 की डेट डाल दूंगा यहाँ पे, और एंड कब होगा वो अगले थर्सडे को, यानी कि 8 को। तो 2 और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डे आ जाएगा जो भी उस दिन पड़ता है, ठीक है। ये ब्लू कलर में फ्राइडे आ रहा है, शीट ऑटोमेटिकली वो निकाल लेती है। तो मैंने, ताकि मैं ये वेरीफाई कर सकूं कि मैंने फ्राइडे से थर्सडे की डेट डाली है। और ये मैंने मैनुअल क्यों रखा है, मैं ऑटोमेट कर सकता था, लेकिन कई बार थर्सडे को, कई बार फ्राइडे को छुट्टी हो जाती है, तो वो ऑटोमेशन करना इतना आसान नहीं है। और अगर वो ऑटोमेशन नहीं किया तो गलत डेटा आ जाएगा, इसलिए मैंने ये मैनुअल रखा है। और वीक में एक ही बार चेंज करना होता है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगले वीक के लिए ये डेट डाल दी है। जैसे ही 8 मई का वीक खत्म होगा, मैं यहाँ पे, मैं मतलब जो भी शीट यूज कर रहा है अपनी अपनी शीट में, वहाँ 9 में डालना है फ्राइडे, और उसका अगला डालना है 9 मई का खत्म होगा उसके अगले थर्सडे को, यानी 15 मई को, ठीक है। ये हमें करते हुए चलना है। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने वो नोट डाल दिए हैं, लास्ट फ्राइडेज डेट, इफ फ्राइडे वाज अ हॉलिडे देन सेलेक्ट द नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट। तो अगर फ्राइडे को छुट्टी है तो मंडे की डेट आ जाएगी, यहाँ पे मंडे को भी छुट्टी है तो ट्यूसडे की डेट आ जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन फ्राइडे सबसे पहली डेट है, अगर वो नहीं है तो उसके बाद जो भी ट्रेडिंग डेट आता है उसके बाद वो हमारा स्टार्ट डेट होगा। उसी तरह यहाँ वीक्स एंड डेट में आएगी थर्सडे की डेट, लेकिन अगर थर्सडे को छुट्टी है तो उससे पहले जो भी ट्रेडिंग डेट पड़ा, वेडनेसडे, ट्यूसडे, जिस भी दिन ट्रेडिंग हुई लास्ट ट्रेडिंग, वो वाली डेट यहाँ पे मैनुअली हम सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ स्कैनर में वो
उस डेट का ओपन प्राइस निकालेगा। आप देखिए तो सेकंड मई की ट्रेडिंग अभी तक हुई नहीं है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो सेकंड मई से जो भी पहले ट्रेडिंग डेट होता है वो उसका डेटा निकाल लेता है। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार जब सेकंड मई का ट्रेडिंग हो जाएगा यहाँ ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन मेन चीज है कि जब तक दोनों कॉलम्स में ओपन प्राइस और ये जो CMP है दोनों में कॉलम में डेटा नहीं आता तब तक यहाँ पे इंडेक्स ट्रेंड नहीं निकलेगा, और इंडेक्स ट्रेंड नहीं निकलेगा तब तक हमें बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी। तो ये बाइंग रिकमेंडेशन उसी दिन आएगी जिस दिन ये वाली डेट पड़ेगी, यानी 8 मई को जाके ये बाइंग रिकमेंडेशन वाला डेटा आएगा, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर मैं लगातार इसे दिखाता रहता तो यहाँ पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ बाई के लिए दिखता, तो जिन लोगों ने ये पॉइंट मिस कर दिया कि सिर्फ हम वीकली में एक बार ही बाई करते हैं, वो शायद मिस कर जाते हैं और बार बार बाई करते हैं और स्ट्रैटेजी को किसी और ही तरीके से कर लेते। तो मैंने जानबूझ के ये किया है कि सिर्फ उसी दिन डेटा दिखाएगा जिस दिन ये डेट पड़ेगी, यानी 8 मई को जाके आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। थोड़ा मैं पीछे जाके आपको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ कि कैसे हुआ था पिछले हफ्ते। तो यहाँ पे मैं पिछले फ्राइडे की डेट डाली थी और उसका एंड हुआ था। तो सिमुलेशन पर्पस के लिए मैं ये डेट डाल देता हूँ कि पिछला फ्राइडे और आज का थर्सडे। तो यहाँ देखिए अब दोनों डेट्स पॉपुलेट हो गई। उसके बाद शीट कैलकुलेट कर रही है कि परसेंट वीकली चेंज कितना हुआ है, और उसके हिसाब से अगर वो प्लस में परसेंट है तो बुलिश, माइनस में है तो बियरिश। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स के बेसिस पे क्यों किया है, क्योंकि कई बार ETF का डेटा थोड़ा इंडेक्स से मिसमैच भी हो जाता है। कई बार एक ETF में बुलिश आ रहा है तो सेम अंडरलाइन के ETF में बियरिश भी आ जाता है, तो वो कंफ्यूजिंग हो गया था। इसलिए मैंने ये अलग से सेक्शन ऐड कर दिया लाइव शीट में कि सिर्फ हम इंडेक्स के बेसिस पे करेंगे। तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है यहाँ पे इंडेक्स में वही कोड होना चाहिए, क्योंकि ये मैच करने वाली है शीट कि इस निफ्टी 50 का ट्रेंड क्या है। यहाँ से उठाएगा बुलिश बियरिश जो भी ट्रेंड बन के आ रहा है। साथ में मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है कि 52 वीक हाई का क्लोजिंग प्राइस क्या था इस इंडेक्स का, और करंट मार्केट प्राइस से वो कितना दूर है। अब देखें आप यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो क्लोज प्राइस था 55,647, उसका करंट मार्केट प्राइस जो लास्ट करंट मार्केट प्राइस रहा होगा 55,087 के आसपास। तो इन दोनों का गैप सिर्फ 1% है, यानी कि अगर मैं इस प्राइस पे खरीदता तो मेरा जो 3.14% का मिनिमम टारगेट है वो मीट होने के चांसेस थोड़े कम है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल मार के गिरने वाला है तो नहीं आता। इसलिए मैं पर्सनली वहां पे अवॉइड करता हूं, और मैं वही आपको भी रेकमेंड कर रहा हूं शीट के माध्यम से कि एट द टॉप जब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है वहां पे हम नहीं करेंगे। कम से कम उसका गैप ऑल टाइम हाई से 3.14% से ज्यादा होना चाहिए, तो ही हम वहां पे बाय करेंगे। तो ये वाला और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है दोनों उस गैप से कम थ्रेशोल्ड में है, इसलिए देखिए इनका ट्रेंड आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने नोट में भी डाल दिया है, इफ द इंडेक्सेस 52 वीक हाई क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन द टारगेट परसेंटेज अवे देन वी विल अवॉइड बाइंग इट, हेंस द ट्रेंड वोंट पॉपुलेट बिलो। ठीक है, तो अगर आप ये परसेंटेज चेंज करते हैं, ये परसेंटेज यहाँ से चेक कर रहा है, अगर मैं सिर्फ यहाँ 1% फॉर एग्जांपल करता हूँ, वैसे करना नहीं आप लोग, बट सिर्फ दिखाने के लिए आपको। अब देखिए 1% की रेंज में है ये, तो इसलिए इसका ट्रेंड भी पॉपुलेट हो गया। ऑलराइट, तो अंडू कर देते हैं जो हमने यहाँ पे किया था, टारगेट परसेंटेज। ओके, तो सबसे पहले आपको ये वाला डेटा भर देना है, जो ऑलरेडी भरा हुआ है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्सेस में आप चेंज नहीं करें तो यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका ETFs है, अगर आप सेम ब्रोकर में कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी ETF की ट्रेडिंग करते हैं, और मे बी फॉर एग्जांपल निफ्टी बीज में आपका पैसों का पेड़ चल रहा है और बैंक बीज में भी पैसों का पेड़ चल रहा है, या किसी भी इन 14 ETFs में कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो उन ETF को रिप्लेस कर लीजिएगा मास्टर ETF शीट से उठा के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। स्ट्रैटेजी में जाते हैं, मास्टर ETF शीट को खोलते हैं। ओके, तो स्कैनर में निफ्टी बीज जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, मुझे निफ्टी बीज की जगह कुछ और चाहिए, तो मास्टर ETF शीट में मैं जाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये अल्फाबेटिकल है अंडरलाइंग एसिड जो आ रहे हैं, तो स्क्रॉल डाउन, इसमें स्क्रॉल डाउन करूंगा तो निफ्टी 50 को मुझे ढूंढना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन और निफ्टी 50 आ गया। तो निफ्टी 50 का जो टॉप का टर्नओवर वाला है, टर्नओवर कैसे निकलता है, जो इसका 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम है उसको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका टर्नओवर आ जाता है कि लगभग इतने प्राइस का ट्रेडिंग हुआ है। तो निफ्टी बीज में 279 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ है, तो वो हाईएस्ट लेवल पे आ गया है, इसलिए निफ्टी 50 में सबसे पहले है। उससे कम टर्नओवर वाला उसके नीचे है, उससे कम उसके नीचे है। तो ठीक है, अगर आप निफ्टी बीज में भी कर रहे हैं, सेट ऑफ निफ्टी में भी कर रहे हैं, तो आप निफ्टी वाई ETF को उठा सकते हैं। तो डिपेंडिंग आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में कौन कौन से ETFs यूज हो रखे हैं, उनको छोड़ के यहाँ से आप कोई भी ETF इस सीक्वेंस में, मतलब ये मैं कर रहा हूँ निफ्टी बीज कर रहा हूँ, उसे छोड़ दो, नेक्स्ट देखो, ऐसे ऐसे करके यहाँ से आप जो भी आपको लेना है उसका कोड कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पे अपनी शीट में जाके पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कर देना है। अब देखिए ये कोड बदल गया और उसका CMP आने लगेगा, और फिर सारी शीट में यहाँ पे वो वाला कोड यूज होने लगेगा।
ओके तो मास्टर ETF शीट यूज करना बहुत आसान है और आपको काफी हेल्पफुल होगा। और मास्टर ETF शीट की कॉपी भी नहीं बनानी है, ये मैंने लिखा भी यहाँ पे, नो नीड टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस शीट एज इट्स अ लाइव शीट अपडेटेड बाय मी फ्रॉम बैकएंड। तो मैं इसे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। तो जब भी आप इस लिंक से इसको एक्सेस करेंगे आपको टॉप में दिख जाएगा कि लास्ट मैंने कब अपडेट किया था। ओके और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई रिसेंटली फायर इन इंडिया ने अपडेट किया है, तो ये ठीक है। तो हमारे यहाँ ग्रीन टीम के ETF आ गए और रेड टीम के ETF आ गए। ठीक है, अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आप ऐड करें, लेकिन आपको ऐड करना है तो आपको ये कोड डालना होगा। जैसे कि 8वें नंबर पे कुछ ऐड करें तो R8 कर देना होगा, उसे उसका ETF का कोड डालना होगा। NSC वाला कोड डालिएगा, वो मास्टर ETF शीट से उठा के डालिएगा। और उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है, इंडेक्स डिपेंड्स कि गूगल फाइनेंस में उसका इंडेक्स कैसे है। सपोज आप डालना चाहते हैं स्मॉल कैप 250 वाला, तो स्मॉल कैप का आपको इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा गूगल फाइनेंस में। मास्टर शीट में इंडेक्स नहीं है, वहां अंडरलाइन है। ठीक है, तो गूगल फाइनेंस से उसका इंडेक्स ढूंढ के यहाँ पे वो भी ऐड करना होगा आपको येलो कलर में। और फिर यहाँ पे इंडेक्स में सेम चीज यहाँ पे डालना होगा जो इंडेक्स में यहाँ पे डाला है, ताकि वो मैच हो और उसे ट्रेंड पता चल सके। फिर करंट होल्डिंग शीट में हमने डेट्स देख लिए कैसे डालने हैं, उसका क्या असर होता है। फिर हम डालते हैं प्रॉफिट टारगेट परसेंट, जिसपे हम सेल करेंगे। फिर यहाँ पे है इंक्रीज टारगेट परसेंट फॉर बिड्स बाय, मैंने रेकमेंड किया है 1.5%। अगर आप उससे चेंज करना चाहते हैं यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये प्लस में होना चाहिए, प्रॉफिट टारगेट परसेंट भी प्लस में होना चाहिए। फॉल परसेंट फॉर एवरेजिंग, जब हम बिड्स में बाय करते हैं, ये माइनस में होना चाहिए। और मेरा रेकमेंडेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो भी डिफॉल्ट रेकमेंडेशन है वो शीट में ऑलरेडी डले हैं, आपको अपने चेंज करने हैं। बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, वो जरूर उसके आगे डाल देना है जैसा कि शीट में दिया है। अब देखते हैं कमाल ऐप स्क्रिप्ट का, जो कि नई चीज मैंने आप लोगों के लिए शीट में डाली है। तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसे, तभी ठीक से दिखाई देगा। तो इस डेट के हिसाब से यहाँ पे देखिए बाय रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो इसका डेमो मैंने ऑलरेडी कल रिकॉर्ड किया था कि कैसे कैसे मैंने किया है, वो मैं वीडियो यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। तो ये मेरी पर्सनल टेनेट होमा वीकली कैंडल वाली शीट है। और जो क्लोज प्राइस है आज के दिन, अभी क्योंकि ये CMP चलेगा, अभी मैं जब कर रहा हूँ 3:11 हो रहे हैं, 3 बजे के बाद हमें ये करना होता है ताकि हम वीकली का जो एंड प्राइस है, क्लोज प्राइस है, उसके आसपास का प्राइस पकड़ सके, उसके हिसाब से हमें ट्रेंड का पता चलता। तो देखिए निफ्टी 50 का 0.34% है पॉजिटिव, यानी बुलिश कैंडल है। आज पहला दिन है तो मैंने कुछ भी बाय नहीं किया है। यहाँ नीचे न्यू स्क्रिप्ट्स में पहले ग्रीन वाला आता है, तो G1 यानी कि जो ग्रीन टीम का निफ्टी 20 है वो बुलिश है, इसलिए ये आ गया। बाकी सब बेयरिश हैं, इसलिए ग्रीन टीम में सिर्फ एक क्वालिफाई हुआ बाइंग के लिए और रेड टीम में 4 क्वालिफाई हुए हैं। तो टोटल हमारे 5 क्वालिफाई हो गए, वो यहाँ टॉप में आ रहे हैं। और यही डेटा आपको करंट होल्डिंग शीट में यहाँ पे टॉप में मिल जाएगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है काउंट की कितना बाय के लिए एलिजिबल है। यहाँ 4 ही मैंने डाले हैं, क्योंकि अगर मैं ऊपर बहुत सारे डाल दूंगा तो ये थोड़ा स्क्रीन स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है जिनका छोटा स्क्रीन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 डाले हैं। लेकिन टोटल 5 यहाँ पे हमें दिखा रहा है। 5 जैसे ही ये 4 मैं बाय करूंगा और इसका डेटा अपनी शीट में रिकॉर्ड कर लूंगा, वो 5वां आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अब ये जो नया ऐप स्क्रिप्ट वाला मैंने इसमें डाला है, यहाँ पे मुझे इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ से उठा के, या तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ। ठीक है, जो लोग ऐप स्क्रिप्ट नहीं यूज करना चाहते, सिंपल ओल्ड प्रोसेस यूज करना चाहते हैं, वो वही प्रोसेस यूज करेंगे। यहाँ सारा हाईलाइट कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके टीम के अंदर यहाँ राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली, वो सारा डेटा पेस्ट हो जाएगा। और ऊपर देखिए लिस्ट बदल गई, क्योंकि जो हमने बाय कर लिया यहाँ स्कैनर में वो मार्क हो जाता है ऑलरेडी होल्डिंग में, और फिर वो फाइनली जो हमारी फिल्टर्ड आउट लिस्ट होती है उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी बाय किए हैं। आगे जाके वो एवरेजिंग के लिए जब एलिजिबल होंगे तो उसकी ट्रैकिंग अलग से यहाँ पे होगी, लेकिन फ्रेश बाय के लिए अब वो एलिजिबल नहीं है। तो अभी तो मैंने सिर्फ शीट में किया है, एक्चुअली मुझे ब्रोकर में भी करना होगा एक्चुअल बाय, लेकिन यहाँ शीट में पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रोकर में करते हैं। ठीक है, और एक और है यहाँ पे, उसको भी आप मैनुअली कर सकते हैं। इस तरह से हाईलाइट किया, कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+V, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ ऊपर पूरी लिस्ट खाली हो गई है। तो ये तो हो गया पुराने स्टाइल में करना, जो अभी भी आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऐप स्क्रिप्ट नहीं चलती, ये सर्वर बेस्ड है, गूगल का सर्वर डाउन है या स्लो हो रहा है, ऐप स्क्रिप्ट नहीं चलेंगी, स्लो हो जाएंगी, तो उस केस में आप मैनुअल इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐप स्क्रिप्ट चल रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, हम वो वाला प्रोसेस करेंगे। तो वही मैं आपको अब वो डेमो देता हूँ। देखिए मैंने सब डेटा हटा दिया जो नीचे कॉपी पेस्ट किया था, वापस लिस्ट ऊपर आ गई है। तो मैं सिर्फ यहाँ बाय न्यू बटन दबाऊंगा और शीट सारा डेटा ऊपर से कॉपी करेगी और यहाँ पे नीचे चारों पेस्ट कर दिया। और क्योंकि एक और वहां पे अवेलेबल है, मैं एक और बार बाय न्यू दबाऊंगा, वो भी जो 5वां नंबर का है वो भी कॉपी होगा और यहाँ पेस्ट होगा। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन एरर हट जाते हैं, फॉर्मेटिंग का इशू नहीं आता है,
सही से कॉपी पेस्ट हो जाता है, स्टेप्स याद नहीं रखने की जरूरत पड़ती है। वैसे स्टेप्स याद रखिएगा क्योंकि कई बार हो सकता है मैनुअली करना पड़े, ऐप स्क्रिप्ट ना चले, तो ये मैनुअल स्टेप आपको पता होने चाहिए। ऐप स्क्रिप्ट सिर्फ वो ऑटोमेशन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वो जो एक्शन आप मैनुअली करते हैं, सेलेक्ट करने का, कॉपी करने का, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज करने का, वो सब ऐप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कर रहा है। बस इतना ऐप स्क्रिप्ट हमारे लिए सहूलियत कर देता है, टाइम बचता है, ह्यूमन एरर से हम बचते हैं और स्ट्रीमलाइन हो जाता है हमारा सब। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, मैंने यहाँ पे कर लिया। लेकिन अब मुझे इन्हें एक्चुअल में अपने ब्रोकर में बाय करना है, तो एक एक करके मैं वो जाके करके आता हूँ। तो यहाँ से निफ्टी 20 का कोड कॉपी किया मैंने और जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर बाय करूंगा 66 क्वांटिटी। तो मेरा ये जीरोधा का अकाउंट है, यहाँ पे मैं कोड को कॉपी करता हूँ, इसको ऐड कर लिया मैंने और बाय करना है मुझे कितनी क्वांटिटी, 66, यहाँ पे 66 क्वांटिटी। और क्योंकि निफ्टी 20 में बहुत अच्छी लिक्विडिटी रहती है तो मैं मार्केट पे भी बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे नीचे दिखा रहा है कितना अमाउंट का बाय होगा, मेरा कितने पे हुआ है उसको मुझे शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शीट में तो वो रिकॉर्ड हो गया उस वक्त जो सीएमपी चल रहा था शीट में जो रिकॉर्डेड था, लेकिन एक्चुअल बाय जो मैं करता हूँ उसको मुझे यहाँ अपडेट करना होता है जब बाय कंफर्म हो जाता है मेरे ब्रोकर, वो कर दूंगा। अब नेक्स्ट की बारी, तो इसी तरह से मैं सारे एक एक करके बाय कर लूंगा। ओके मैंने सब कुछ बाय कर लिया है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है जो ब्रोकर में एक्चुअल बाय प्राइस आया, और अब मेरा काम खत्म। अब मैं नेक्स्ट चाहूँ तो अपने टारगेट प्राइस पे जीटीटी ऑर्डर्स बना सकता हूँ सेलिंग के लिए। जिस भी दिन वो टारगेट प्राइस आएगा ऑटोमेटिकली मेरा जीरोधा अकाउंट सेल कर देगा, या फिर मैं मैनुअली ट्रैक कर सकता हूँ शीट में। जब भी सेलिंग आएगी और ये टारगेट प्राइस क्रॉस हो जाएगा, शीट यहाँ पे मुझे सेल प्राइस, सेल डेट, अमाउंट इन्वेस्टेड ये सब दिखाएगी और ग्रीन कलर में आ जाएगी इसकी रो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसे 240 रुपीज में कभी बाय किया होता तो देखिए अब इसका, क्योंकि टारगेट प्राइस और टारगेट परसेंटेज क्रॉस हो चुका है, ये 13.5% पे चल रहा है और मेरा टारगेट है 3.14%। वैसे तो मैं इससे कई पहले बेच चुका होता, बट क्योंकि मैंने रैंडमली एक वैल्यू डाल दी यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कैसे ये सब वैल्यूज पॉपुलेट होंगी और फिर मैं सेलिंग कर सकता हूँ अपने ब्रोकर में। और फिर यहाँ सेलिंग रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ मुझे ये सेल बटन पे क्लिक करना होगा। तो जब मैं ये सेल क्लिक करूंगा तो शीट ये कॉपी करेगी निफ्टी 20 का डेटा, यहाँ सोल्ड शीट में पेस्ट करेगी और करंट होल्डिंग शीट से उसे डिलीट कर देगी। सब कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस यहाँ पे सोल्ड शीट में आके मुझे सेल प्राइस अपडेट करना पड़ेगा अगर मैंने कुछ अलग प्राइस पे अपडेट किया। जैसे आपने अभी देखा बाय प्राइस चेंज हो जाता है जब हम वहां ब्रोकर में करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसी तरह सेल प्राइस हमें यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन कि हमारा एक्चुअल सेलिंग किस प्राइस पे। ठीक है, तो अभी मैं अंडू कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये सेल नहीं किया है, कुछ नॉर्मल कर देता हूँ जो होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी एक्चुअल शीट है जिसे अब मैं यूज करने वाला हूँ फॉलो करने के लिए। ओके दोस्तों, तो ऐसे करना है हमें इस शीट का इस्तेमाल। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया है कल। आपको जब स्टार्ट करना हो आप इस शीट को परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसमें आगे मैं और भी अपडेट्स करता रहूंगा जैसे जैसे मुझे फील होगा कि कुछ अपडेट्स की जरूरत है या आप लोगों से फीडबैक मिलेगा। तो कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन जो भी अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मेरे सच में ट्रू फॉलोअर हैं और आप नॉलेज की भूख रखते हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उस नॉलेज की भूख के लिए। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे इन लंबे लंबे वीडियोस को आराम से देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा और ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई, नहीं आई पसंद, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स देखने में और उनके रिप्लाई करने में। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।